हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अपनी जान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो है जीएसटीआर 9। आप जीएसटी की एनुअल रिटर्न खुद से फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन। काफ़ी इजी प्रोसेस है, बट उसमें कुछ लेटेस्ट चेंजेस आए हैं 21 22 के लिए। जो लेटेस्ट चेंजेस है वो भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। उसके अलावा वीडियो में पूरा प्रोसेस भी मैं आपको बता दूंगा। वीडियो काफ़ी शॉर्ट में रहेगा, आपको वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। कोई पॉइंट अगर आपका रह गया है तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। चलते जीएसटी के पोर्टल पर चलते हैं, www.gst.gov.in। तो इस वाले पोर्टल के थ्रू ही हम ये एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे, लॉगिन कर लेंगे। जो भी आपकी यूजर आईडी पासवर्ड है उसके थ्रू आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर डैशबोर्ड में आपको एनुअल रिटर्न का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा फाइल करने का। बट अगर ये फर्स्ट टाइम आपको नहीं मिलता है, जैसे डैशबोर्ड पे फर्स्ट टाइम तो आता है, एक बार मैं डैशबोर्ड पर क्लिक कर देता हूँ, देन उसके बाद ये ऑप्शन यहाँ से हट जाता है। तो आपको इसमें ये वाला ऑप्शन सर्विसेज के अंदर में रिटर्न्स में एनुअल रिटर्न्स में भी मिल जाएगा। सेम दोनों उसी जगह पर यहाँ पर जहाँ पर हमें रिटर्न फाइल करनी है वही टैब पर यहाँ पर पहुँचेंगे हम। यहाँ से अब मैं क्लिक कर लिया 21 22 के लिए। मैं आपको बता दूं कि जो जीएसटीआर 9 फॉर्म है वो आप रिवाइज नहीं कर सकते हैं, तो एक बार ही आप वन टाइम आपको अपॉर्चुनिटी है, एक बार अच्छे से डाटा वेरीफाई करके क्रॉस वेरीफाई करके आपको उसको फाइनल करना है। इस वीडियो में जीएसटीआर 9 में आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो ये जो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है जीएसटीआर 9 से, इसको जीएसटी ऑडिट फॉर्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। इसकी दोनों की जो ड्यू डेट है वो 31 दिसंबर 2022 है। प्रिपेयर ऑनलाइन, पूरा डाटा ऑनलाइन प्रिपेयर करेंगे, ऑफलाइन के तरीके में हमें नहीं जाना है, ऑफलाइन में ही हम प्रिपेयर करेंगे इसको। देन उसके बाद यहाँ से हम नो सेलेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट पे प्रोसीड कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने जो वैल्यूज आएंगी ये वो वाली वैल्यूज हैं, ध्यान से देखिएगा। ये वो वाली वैल्यूज आ रही होंगी जो सेल्स से रिलेटेड डाटा है, जीएसटीआर 1 से इन्होंने ऑटो पॉपुलेटेड उठाया हुआ है। उसके अलावा जो आईटीसी की डिटेल्स है जो कि हमें फिलअप करनी है वो ऑटो रिफ्लेक्ट भी आएगी। देन जो हमने क्लेम किया है वो भी यहाँ पर आने वाली है। अब क्या कर लीजिए, आप सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला प्रोसेस आपको क्या करना है, जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न फॉर्म फाइल करने के लिए ये जो एक टेबल दिया है 8A, ये एक्सेल फाइल है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डेस्कटॉप पर कहीं भी सेव कर सकते हैं, किसी फोल्डर में आप इसको सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद इसको आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। अब जब ये फाइल आपकी ओपन हो जाए, उसमें से आपको चेक करना है कि इसमें कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं आ रही कि जो आपको जीएसटी का क्रेडिट डिसअलाउड हो गया हो। इस तरह से आपको सेव कर लेना है। मैं भी फिलहाल डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ। ये एक एक्सेल फाइल है, बट इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। हम राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अगर आपके सिस्टम में या कंप्यूटर में ये विनरार या विनजिप नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, या फिर गूगल से भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने फाइल ओपन कर ली, तो सबसे पहले मुझे चेक करना है कि इसमें कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है जिससे मैंने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21 22 में परचेज किया है, और कोई भी पार्टी ऐसी ना हो कि जिसने हमें इसका हमें क्रेडिट ना मिला हो या डिसअलाउड हो गया हो किसी भी रीजन की वजह से। अब यहाँ डायरेक्ट हम यहाँ पर चलते हैं। ये आपकी सारी जितनी भी पार्टी जिससे आपने परचेज किया है ड्यूरिंग द ईयर वो आपको यहाँ पर शो करेगी 1 बाय 1। एक बार फिर भी आप बिल से इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, कोई ऐसा तो नहीं है कि जो इनवॉइस यहाँ पर रह गया है। उसका भी मैं तरीका बताऊंगा क्या करना है फिर आपको। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए ये यस होना जरूरी है। इस केस में कहीं पर भी नो नहीं है, इसका मतलब है इनका जो आईटीसी है या जिनके वेंडर है बिल्कुल 100% ओके है। ऐसे आपका भी होना जरूरी है। अगर कोई भी नो आता है तो आप उसको कम्युनिकेट कीजिएगा कि यहाँ पर आईटीसी नो आ रहा है। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, एनीथिंग एल्स, वो एक बड़ा मैटर है कि यहाँ पर नो क्यों आता है, उसके अलग अलग रीजन्स हो सकते हैं। बट आपको कम्युनिकेट करना है आपके वेंडर से, क्योंकि ये आईटीसी आपको नहीं मिलने वाला है एनुअल रिटर्न में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। पहला स्टेप हमारा खत्म हो गया। पहले हमने आईटीसी की टेबल डाउनलोड कर ली, उसमें हमने आईटीसी वेरीफाई कर लिया। बिल बाई बिल आपको अरेंज कर लेना है, चेक कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले टेबल 4 पर क्लिक करेंगे। इसमें अलग अलग टेबल है 4 5 6 7 8 9, सबको मैं ब्रीफ करूंगा। पूरा वीडियो को ध्यान से सुनना है आपको। सबसे पहले यहाँ पर जो डिटेल्स आती है ये ऑटो रिफ्लेक्टेड है। जो भी आपने मंथली क्वार्टरली रिटर्न फाइल करी है उससे यहाँ पर डाटा ऑटो रिफ्लेक्टेड आ रहा है। बट ध्यान से सुनिएगा, इसमें सारे फील्ड्स जो है एडिटेबल है। तो अगर यहाँ पर कोई डाटा रिफ्लेक्ट हो गया, जैसे कि आपकी जीएसटीआर 1 में कोई गलती हो गई थी, तो अब आपके पास आखिरी मौका है, आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरी चीज ये आती है कि क्या एनुअल रिटर्न सबको फाइल करना जरूरी है, तो सबको फाइल करना जरूरी नहीं है। इसके लिए टर्नओवर की लिमिट आती है। टर्नओवर की लिमिट नहीं भी है तब भी आप इसको फाइल करें, क्योंकि अगर आप इसको फाइल नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं ऐसे ही, तो इसमें जो गलत डाटा है वही डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर लेगा, कल को नोटिस आएगा। उससे बढ़िया है कि आप टर्नओवर से हटके अपने जो भी डाटा करेक्ट करना है वो आप कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ कि अनरजिस्टर्ड सप्लाई जो B2C है वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है, B2B के लिए यहाँ पर एंटर करनी है। अगर इसमें कोई भी डिफरेंस आ रहा है तो सबको आप एंटर कर सकते हैं। मतलब टोटली जो फिगर है, टोटल जो फिगर है वो यहीं से होकर यहाँ पर आएगी।
जीरो रेटेड सप्लाई, सप्लाई टू एसईजेड, डीम्ड एक्सपोर्ट या कोई एडवांस है उसका एडजस्टमेंट आपको करना है। ये आरसीएम के लिए है ये वाला कॉलम कि रिवर्स चार्ज पे आपने टैक्स दिया है। उसके अलावा जो क्रेडिट या डेबिट नोट के ट्रांजेक्शन में आपको ऊपर वाले पॉइंट बी से लेकर ई तक कोई भी एडजस्टमेंट करनी है तो आप यहाँ कर सकते हैं। बी से लेकर ई तक डेबिट नोट की कोई एडजस्टमेंट कर सकते हैं वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, जीएसटी में सेलर के पास राइट होता है क्रेडिट नोट डेबिट नोट इशू करने का, परचेजर कभी भी नहीं कर सकता। मतलब जो परचेज वाली पार्टी है वो उसके पास राइट ही नहीं है, तो सेलर के पास राइट है, सेलर ही इसको इशू करेगा। अब यहाँ पर कोई सप्लाई आपने अगर अमेंडमेंट करी है, मतलब इंक्रीज किया है या फिर डिक्रीज किया है, यहाँ पर वो वैल्यू आप एंटर कर सकते हैं। अगर सब कुछ डाटा करेक्ट आ रहा है, आपको लग रहा है कि सब कुछ ओके है, तो बस सेव पर क्लिक करना है। इसको भरना इतना आसान है कि अगर आपने मंथली रिटर्न, क्योंकि मैंने मंथली यहाँ पर वैल्यू काफ़ी सारी वीडियो अपलोड की है, आप सी पुनिजान के नाम से सर्च करेंगे चैनल, वीडियो सेक्शन में जाकर देखेंगे, तो मैं मंथली भी अगर कोई अपडेट आता है या कोई भी चेंज आता है तो मैं यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। आप एक बार जरूर वीडियो देखें, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाकर कोई रेलिवेंट पर्पज या रेलिवेंट टॉपिक स्पेसिफिक भी आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि जो आउटवर्ड सप्लाई है, ध्यान से देखिए इसकी हेडिंग क्या है, आउटवर्ड सप्लाई, जो कि हमने इस फाइनेंशियल ईयर में की है पर उस पर टैक्स नहीं दिया। अब हो सकता है एलयूटी आपने फाइल कर रखी हो, टैक्स ना पे किया हो, बट उसका बाइफर्केशन आपको अलग से यहाँ पर देना ही देना है। इसमें कॉलम नए ऐड हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये वाले कॉलम पहले मर्ज आया करते थे, अब इन्होंने अलग अलग से दे दिए। जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, जहाँ पर एलयूटी फाइल है, एसईजेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय रिसिपिएंट ऑफ रिवर्स चार्ज, मतलब आपकी कोई ऐसी सर्विस है जिसपे सामने वाले पर्सन ने टैक्स पे कर दिया, वो यहाँ पर आ गया क्योंकि आपने तो टैक्स पे नहीं किया। यूटीए केस में ये अप्लाई होता है। ये नई टैब ऐड हुई है जो मैंने चेंज की बात कही थी, एग्जम्प्टेड रिलेटेड नॉन जीएसटी सप्लाई, इसमें यहाँ पर इन्होंने जो है अलग से टैब दे दी है। बाकी नीचे की टैब सेम है। पहले यहाँ पर सप्लाई आपको एंटर करनी है, यहाँ पर कॉलम ए से लेकर एफ तक टोटल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर ये जो डाटा यहाँ से यहाँ पर आएगा, ये फिर GSTR1 से ऑटोमेटिकली आएगा, बट आप कोई भी चेंज चाहें, करेक्शन चाहे कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर आपकी 20% से ज़्यादा की करेक्शन अगर है तो आपके पास नोटिस आएगा, मतलब आपने मंथली रिटर्न फाइल करने में गलती कर दी है। इसलिए मैं कहता रहता हूँ कि आप मंथली फाइलिंग में कोई भी गलती ना करें। अब यहाँ पर इसके रिगार्डिंग, मतलब जो ये वाली सप्लाई है एग्जम्प्टेड रिलेटेड, इनके रिगार्डिंग क्रेडिट नोट, डेबिट नोट्स, प्लस माइनस, देन उसके बाद अगर कोई अमेंडमेंट आपने किया है प्लस माइनस, वो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पहले यहाँ पर माइनस दिया है फिर प्लस दिया है। इसी तरह से यहाँ पर अमेंडमेंट में पहले प्लस दिया माइनस दिया है, मतलब वैल्यू आपको बढ़ानी है तो यहाँ पर एंटर करेंगे, घटानी है तो यहाँ पर, बाकी नीचे टोटल ऑटोमेटिकली आने वाला है। अब मेरे केस में यहाँ पर 100% सप्लाई मुझे सही दिख रही है तो मुझे कुछ करना नहीं है, इसमें मैंने कर दिया बैक। अब ध्यान से देखिएगा, अब टेबल नंबर लिंक करूँगा मैं, और लिंकिंग में आपको ध्यान रखना है कौन सी टेबल कहाँ से लिंक हुई है। टेबल नंबर 6 और 8 आपस में लिंक है, ठीक है। पहले टेबल नंबर 8 जिसकी मैंने एक्सेल फाइल डाउनलोड करी थी, मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको GSTR2A में इतना इतना क्रेडिट मिल रहा है। ये वो क्रेडिट है जो कि ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, या मैंने जो एक्सेल फाइल है डाउनलोड किया है इसका टोटल जब चेक करोगे तो इतना ही मिलेगा। इसको आप एडिट नहीं कर सकते, ये एडिटेबल फील्ड नहीं है, ठीक है। अब इसको मैं बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद अब मैं ये वाली टेबल पे एंटर करूँगा 6 में, जहाँ पर मुझे ITC की डिटेल एंटर करनी है। ये थोड़ा वीडियो का मेन पार्ट है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर थोड़ा आपको नॉलेज अप्लाई करना होगा। नॉलेज कैसे अप्लाई करना होगा, जो भी आपने परचेज किया है, परचेज मतलब गुड्स भी या सर्विसेज भी या मटेरियल जो भी है, उसको आपको अलग अलग बाइफर्केशन देना है। ध्यान से सुनिएगा, इस बार आपको जब 21-22 के लिए आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको इनपुट्स, मतलब जो सामान परचेज किया है उसके रिगार्डिंग कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने लिया है, इसको आपको बाइफर्केट करके लिखना है तीनों में अलग अलग। पहले ये था कि चलो आप कहीं पर भी एक जगह पे मिक्स फिगर्स लिख रहे थे, बट यहाँ पर आपको अलग अलग देने हैं, इस बार से अलग अलग देने हैं। अब मैं टेबल नंबर बी के बारे में बता देता हूँ। इनवर्ड सप्लाई अदर देन इंपोर्ट एंड इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज बट इंक्लूड सर्विस रिसीव फ्रॉम SCZ। तो SCZ वाली इंक्लूड करनी है, बट रिवर्स चार्ज वाली यहाँ पर नहीं लेनी है, क्योंकि उसके लिए अलग से यहाँ पर कॉलम प्रोवाइड किया गया है। देखिए यहाँ पर ये दिया है इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज पे जो आपने टैक्स दिया है और उसका क्रेडिट लिया है तीनों कैटेगरी में। देखिए एक पूरा एक यहाँ पर ये रो दी गई है, इनको यहाँ पर कंबाइन किया गया है, इन वाली रो को इनको मर्ज किया गया है। उसके सामने रेस्पेक्टिव वैल्यू आपको एंटर करनी है। इनपुट से रिगार्डिंग कैपिटल गुड जो फिक्स एसेट्स या कोई मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, कोई भी एक्सेट्रा बड़ी एसेट्स आपने लिया है उसके रिगार्डिंग, और इनपुट सर्विस में यहाँ पर वैल्यू एंटर करनी है। देन उसके बाद अगले वाला जो डी वाला कॉलम है, इनवर्ड सप्लाई रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू रिवर्स चार्ज। ऊपर अनरजिस्टर्ड का था, नीचे रजिस्टर्ड का है, बस दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ये वाला जो है उसके अलावा सारी वैल्यू यहाँ पर आपको देनी है, इनका बाइफिकेशन यहाँ पर लिखना है। देन उसके बाद कोई आपने इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया है तो उसके इनपुट्स
मतलब उस केस में तो जब गुड्स लिखा है तो सामान ही लिया होगा तो 2 कैटेगरी आ गई, फिर सर्विस के लिए इन्होंने अलग से कैटेगरी बना दी नीचे। देन उसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट ये ISD सबके ऊपर अप्लाई नहीं है तो स्पेशल केस है। यहाँ पर अमाउंट ऑफ ITC रिक्लेम, मतलब जो बी के अलावा कोई अदर प्रोविजन में आपने दोबारा से रिक्लेम अगर किया है तो वो यहाँ पर आपको लिखना है। मतलब जो आप यहाँ पर क्लेम नहीं कर पाए थे, ध्यान से सुनिएगा, अब वो आपने यहाँ पर क्लेम करना है, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, इनका टोटल ऑटोमेटिकली आएगा। देन उसके बाद यहाँ पर जो ये ट्रांस 1 ट्रांस 2 के लिए स्पेशल केस है क्योंकि इनकी डेट जा चुकी है, बट लेकिन जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं उनके डिसीजन के अकॉर्डिंग कुछ स्टेट्स में या फिर सेंट्रल लॉ में भी इनको अलाउड किया गया है, तो वो पर्सन स्पेसिफिक यहाँ पर वैल्यू एंटर कर सकते हैं। एनी अदर ITC अवेल बट नॉट स्पेसिफिक अबव, तो कोई ऐसा ITC जो कि ऊपर आपने नहीं लिया उसके लिए अदर करके ही इस एनुअल रिटर्न में प्रॉपर कॉलम दिए गए हैं। अब मैं इसको यहाँ पर अभी एग्जाम्पल के लिए भी, और दूसरा इनके केस में सर्विस नहीं है तो मैं पूरी वैल्यू यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पर देखिए डिफरेंस आएगा, डिफरेंस में भी आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन से वो पर्सन है। अभी मैं इसको पहले फिगर एंटर कर लेता हूँ। मेरे केस में यहाँ पर पूरा वैल्यू जो है वो गुड्स के केस का है तो मैंने इनपुट्स में एंटर कर लिया, कैपिटल गुड्स इसमें कोई भी नहीं है। देन उसके बाद सेव पर मैंने क्लिक कर दिया। तो इतना सा काम आपको करना पड़ेगा। अगर आपके पास बाइफिकेटेड वैल्यू नहीं है तो जिस भी सॉफ्टवेयर में आप एंट्री करते हैं वहां से या फिर हार्ड कॉपी में अगर बिल है तो वो आपको लेने पड़ेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर इतना क्लेम किया तो मेरी फिगर देखिए एग्जैक्ट मैच हो रही है, तो कितना अच्छा है कि अगर एग्जैक्ट मैच आपका हो जाए। बट मेरा यहाँ पर CGST SGST मैच नहीं हो रहा है, मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लेम किया हुआ है जबकि यहाँ पर मुझे क्लेम नहीं मिला है। उसके बाद क्या होगा कि अब आपको जो आपके पास हार्ड कॉपी में मिला है या फिर जो टैली एंट्री में मिला है उनसे आपको वेरीफाई करना होगा कि वो कौन कौन सी पार्टी है जिसने आपको इतने रुपए का क्रेडिट नहीं दिया है। ठीक है, अब ये तो हो गया वैलिड केस। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि ध्यान से सुनिएगा, जब आपके पास 2A में वैल्यू ज़्यादा आ रही हो, क्योंकि यहाँ पर तो हमने 3B में ज़्यादा ले रखी है, 2A में वैल्यू ज़्यादा आ रही है बट आपने क्लेम जो है 3B में कम किया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उन पार्टी को आइडेंटिफाई कर लीजिएगा इस एक्सेल फाइल में से। एक्सेल फाइल फ्रीली अवेलेबल है, एक्सेल में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे आप, जो ITC आपका रह गया है, ध्यान से सुनिए, अप्रैल से लेकर सितंबर 2022, जी हाँ 21-22 का जो क्रेडिट है वो आप क्लेम कर सकते हैं। अप्रैल से लेके सितंबर 22 तक की जो GSTR 3B, मतलब अभी तो जुलाई की GSTR 3B जाएगी, फिर अगस्त की, फिर सितंबर की, हो सकता है कोई और पार्टी हो क्योंकि ये 2A जो है एक पर्टिकुलर डेट तक जनरेटेड हो रखा है। कोई ऐसी पार्टी हो जिसका कोई केस चल रहा हो, बाद के क्रेडिट्स जो है वो आपको मिल जाएं। तो 2A में और जो क्रेडिट्स आए हैं 2B में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू एंटर हुई है। इन्होंने यहाँ पर 2A लिखा जरूर है बट लेकिन अब जो क्रेडिट है वो 2B के हिसाब से मिलता है, तो वो चीज़ भी यहाँ पर आपको देखनी है। कुछ 180 डेज वाले प्रोविजंस भी हैं कि 180 डेज में अलाउड नहीं होता, अब अलाउड हो गया था, वो भी यहाँ पर अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पर वैल्यू लिखिएगा। अगर आप क्लेम नहीं करना चाहते हैं तो इनको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जी ठीक है मेरा यहाँ पर क्रेडिट रह गया था, सपोज कीजिए यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, तो उसमें आपको यहाँ पर वैल्यू एंटर करनी है कि हाँ हमने इतना क्रेडिट ले लिया है। अब इसके अलावा जैसे मेरे पास ये क्रेडिट नहीं है, ये क्रेडिट मैंने ज़्यादा लिया हुआ है, तो ये मेरा यहाँ पर क्रेडिट का मुझे रीजन देना पड़े। ITC अवेलेबल बट नॉट अवेल, अगर यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा आ रही होती तो कुछ ऐसे भी ITC होते हैं जैसे कार के केस में होता है, या गाड़ी में सबको ITC नहीं मिलता है गाड़ी का, या व्हीकल का, मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ, व्हीकल का सबको ITC नहीं मिलता है, तो उस केस में ITC जो है वो अवेलेबल तो था, यहाँ पर 2A में आ रहा है पर मैंने नहीं लिया, वो फिगर आपको फिर यहाँ पर लिखनी है, यहाँ पर नहीं लिखनी। इसी तरह से ITC अवेलेबल तो है बट वो इनएलिजिबल है, तो वो यहाँ पर आपको लिखना है, इनएलिजिबल के केस में यहाँ पर लिखना है। और जो आपने क्लेम नहीं किया, मतलब या तो आप यहाँ पर क्लेम कर लीजिए और आप यहाँ पर क्लेम नहीं करना चाहते हैं तो फिर वो फिगर आपको ई में लिखनी है, तो C में लिखिए या फिर ई में लिखिए, वो वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। दूसरा है IGST पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग सप्लाई फ्रॉम SEZ, तो वो वैल्यू आपको यहाँ पर लिखनी है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली 2A में नहीं आती है वैल्यू, मतलब जो गुड्स या सर्विस आप लेते हैं उसकी वैल्यू 2A में ऑटो रिफ्लेक्ट नहीं आती है, उसके लिए एक अलग से स्पेसिफाइड कॉलम है, यहाँ से कस्टम से बिल ऑफ एंट्री एंटर होती है, वो वहाँ पर 3B में रिफ्लेक्ट होने लग गई है, बट यहाँ पर उसके लिए कोई कॉलम अलग से नहीं आया अभी तक, तो उसको आपको यहाँ पर लिखना है कि कितना IGST का आपने क्रेडिट लिया है। देन बाकी वाले जो नीचे वाले फील्ड है ये ऑटोमेटिकली प्लस माइनस होकर चलेंगे। उसके बाद मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पर अगर मेरा माइनस वाली फिगर रह जाती है तो उसका मतलब मैंने एक्सेस क्लेम कर लिया, ये मुझे जमा कराना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं बताऊँगा जमा कैसे करना है, ठीक है। अब ये दोनों टेबल लिंक हो गई है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट टेबल में चलेंगे। नेक्स्ट टेबल में ये जो टेबल है आपकी
इससे पहले एक टेबल हमारी रह गई है, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। टेबल नंबर 7, ये वाली टेबल है, बिल्कुल आसान है, इसमें कोई दिक्कत ऐसी वाली बात नहीं है। डिटेल्स ऑफ आईटीसी रिवर्स एंड इन एलिजिबल फॉर द फाइनेंशियल ईयर, मतलब जब जीएसटीआर 3 आप रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे आईटीसी होते हैं जो कि आपको रिवर्स करने होते हैं। रूल 37 के 39, 42, 43 इसके स्पेशल केसेस होते हैं और सबके ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं। अगर कोई आपने आईटीसी रिवर्स किया है तब आप वैल्यू एंटर करेंगे। सेक्शन 17(5) ब्लॉक क्रेडिट के केस में ट्रांस 1 ट्रांस 2 का अगर रिवर्सल आपको करना पड़ा तो यहाँ पर कोई अदर रिवर्सल भी आपको अगर करना पड़ा है नोटिस की वजह से या डिपार्टमेंट ने कोई आपसे डिमांड करी है उसकी वजह से, तो यहाँ पर आप लिखकर अदर स्पेसिफाइड करके भी एंटर कर सकते हैं। ये वैल्यू यहाँ पर नहीं ऐड हुई है कि इन्होंने अलग से ऑप्शन आपको दिया है। अगर कोई भी ऐसा रिवर्सल आपने नहीं करा है तो कुछ मत करिएगा, बस सेव कर दीजिएगा, डाटा ऑटोमेटिकली सेव है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, मैं बैक कर लेता हूँ। अब बैक करने के बाद मैंने आपको सारी टेबल बता दी है। 9 में आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली डाटा रिफ्लेक्ट आएगा। ये वाला डाटा आएगा कि टोटल कितना टैक्स पेबल था और उसमें से कितना कितना पेड और कितना एडजस्टमेंट हुआ है। बट अगर वैल्यू आप चेंज करते हैं तो फिर इसकी अलग से आपको पेमेंट करनी होगी। जैसे मैं अभी कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ तो मुझे कोई पेमेंट यहाँ पर नहीं करनी है। बट अगर मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देता हूँ, किसमें, 4 में, क्योंकि 5 में तो टैक्स नहीं है, 4 में अगर चेंज कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पर अलग से टैक्स जमा कराना पड़ेगा। ये मेरी टेबल जो है तभी वर्क करेगी। नेक्स्ट आता है 10, 11, 12, 13, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर यहाँ तक की टेबल में कोई चेंज नहीं है, सेम पहले जैसी है। पहले में क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट जो आपको करनी है सप्लाई ऑब्लिग टैक्स डिक्लेयर्ड थ्रू अमेंडमेंट्स, ठीक है। बट ये जो बात कर रहा है 10, 11, 12, 13, ये सारी की सारी जो पॉइंट्स हैं या रो कह सकते हैं, ये रिलेवेंट पीरियड है अप्रैल 22 से लेकर सितंबर 22। मतलब आपने 21-22 के एंट्रियों के एडजस्टमेंट जो है अप्रैल से लेकर सितंबर तक के पीरियड में अगर किए हैं तो वो यहाँ पर आपको बताने हैं। मतलब सप्लाई आपने बढ़ाई है। मैंने जैसे पहले भी बताया कि लॉजिक यही है, सेलर के पास राइट है, अगर उसे सप्लाई इंक्रीज करनी है किसी पर्टिकुलर बिल पे तो डेबिट नोट देगा, अगर कम करनी है तो क्रेडिट नोट देगा। ये वाली आपने अगर बढ़ाई है तो यहाँ पर आपको लिखनी है। अगर क्रेडिट नोट के थ्रू आपने एडजस्टमेंट करी है, वैल्यू में कोई वैल्यू अगर आपने रिड्यूस की है तो वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है। ये प्लस माइनस जरूर लिखे हुए हैं, आपको वैल्यू पॉजिटिव में ही एंटर करनी है, मतलब प्लस साइन में ही आपको एंटर करनी है। रिवर्सल ऑफ आईटीसी, ये बिल्कुल सेम वही है कि कोई आईटीसी 21-22 का था, आप गलती से वहाँ पर रिवर्स नहीं कर पाए, बट लेकिन अब आपको रिवर्स करना चाहते हो आप उसको, तो आप उसको रिवर्स कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अप्रैल से लेकर सितंबर तक का टाइम है, इसीलिए मैं कहता हूँ टाइमली रिटर्न फाइल कर लो आप, ताकि आपकी गलतियाँ और आपकी मिस्टेक्स आपको पता लग जाए और आपके पास सफिशिएंट टाइम रहे कि क्या रिवर्स करना है क्या नहीं करना, क्योंकि सितंबर तक का पीरियड चला गया उसके बाद कुछ नहीं होगा। फिर ये सारी चीज़ें लैप्स हो जाएगी या ख़त्म हो जाएंगी, फिर कभी नोटिस आएगा उसमें एडजस्टमेंट की बात होगी, इंटरेस्ट पेनल्टी लग सकते हैं, वो सेव करिए, कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर आईटीसी को रिवर्स करना है और यहाँ पर आईटीसी क्लेम करना है। मतलब कोई ऐसा आईटीसी जो 21-22 का आपका रह गया था और अब आपने उसे क्लेम कर लिया 3B में, वो वैल्यू यहाँ पर देनी है अप्रैल 22 से लेकर सितंबर 22 तक की। अगर कोई है फिगर तभी आपको डालनी है, नहीं है तो नहीं डालनी है। टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर नहीं देनी, ऊपर वालों की टैक्सेबल वैल्यू देनी है। ये सेल से रिलेटेड पीरियड डाटा है और ये परचेज से रिलेटेड डाटा है, ठीक है। देन उसके बाद सेव पर क्लिक कर दिया हमने। अब यहाँ पर ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। अब अगर कोई डिफरेंस वाले टैक्स आ रहे हैं 10, 11 में तो वो टैक्सेस आपको यहाँ पर लिखने हैं और इसमें पेबल की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, फिर चालान के थ्रू आपको पे करना है। चालान के थ्रू भी कर सकते हो, DRC 03 के थ्रू भी कर सकते हो, कोई सी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ये टेबल बिल्कुल आसान है। इसके बाद अगर कोई ड्यूरिंग द ईयर में आपसे कोई डिमांड की गई है या कोई आपने रिफंड क्लेम किया है तो उनकी वैल्यू आपको यहाँ पर देनी है। ये पर्सन स्पेसिफिक है, सबके ऊपर ये टेबल अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। मैंने टेबल के बारे में हिंट दे दिया है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। अगले में टेबल नंबर 16, ये वाली वैल्यू है। वैल्यू किसके लिए है, ध्यान से देखिए, सप्लाई सबके लिए नहीं है। सप्लाई रिसीव फ्रॉम, अगर आपने कोई भी परचेज किया कंपोजिशन टैक्स पेयर से, डीम्ड सप्लाई बाय जॉब वर्कर, जहाँ पर जॉब वर्कर के जो प्रोविजंस है वो अप्लाई हो रहे हैं, या फिर आपने गुड्स अप्रूवल बेसिस पे भेजा था फिर वापस कुछ टाइम बाद वो यूज होने के बाद वापस आया, केवल उन केसेस में यहाँ पर ये वैल्यू एंटर करनी है। तो इसके ऊपर तो टैक्स नहीं लगता कंपोजिशन के, तो केवल टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर देनी है। डीम्ड सप्लाई अंडर सेक्शन, ये आपके जो है अप्रूवल वाले केसेस हो गए जब गुड्स जो है अप्रूवल बेसिस पर भेजा जाता है, गुड्स एंड ऑन अप्रूवल बेसिस बट नॉट रिटर्न, उसकी वैल्यू यहाँ पर एंटर करनी है। सबके लिए नहीं है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आपके ऊपर अप्लाई है तो आप इसको फॉलो करेंगे। 17 और 18 दोनों में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आ गई है। नोटिफिकेशन नंबर आप नोट कर लीजिए, नोटिफिकेशन नंबर है 14, 5 जुलाई 2022 की नोटिफिकेशन है। HSN कोड डालना मैंडेटरी है।
5 करोड़, ध्यान से सुनिएगा, 5 करोड़ तक की अगर टर्नओवर है तो 4 डिजिट का HSN कोड मैंडेटरी है केवल B2B के लिए। बट जब आप सब डाल ही रहे हैं तो सभी के लिए भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 5 करोड़ से ऊपर है तो 6 डिजिट का है, वहाँ पर B2B B2C का क्राइटेरिया नहीं है। इसके लिए मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। सेम वही रूल लगेंगे जो कि GSTR 1 के लिए है, मैंने अभी लेटेस्टली अब यहाँ पर अपलोड किया था, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर करना क्या है, तो यहाँ पर आपको HSN कोड आपका सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आएगा सर्च में से आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद पूरे साल में, ध्यान से सुनिएगा, पूरे साल में जितने भी आपने इस पर्टिकुलर HSN कोड में, हो सकता है मल्टीपल HSN कोड में आपने सामान सेल आउट किया हो या फिर सर्विस प्रोवाइड की हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुड्स के लिए यहाँ पर एंटर करना है, सर्विस के लिए यहाँ पर एंटर करना है, क्योंकि सर्विस के केस में SAC कोड चलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पर अलग से वैल्यू देंगे। तो सर्विस वाले आपको यहाँ पर एंटर करनी है इस तरह से, उसमें यूनिट डालने की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। टोटल वैल्यू, टैक्सेबल रेट, रेट के जैसे आप रेट सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली वैल्यू नहीं आएगी, मैनुअली आपको एंटर करनी है। तो जो 17 टेबल है वो आउटवर्ड सप्लाई के लिए, मतलब सेल के लिए, सेल जितनी भी आपने की है वो गुड्स की हो, सर्विस की हो, दोनों में डील करते हैं तो दोनों की 100% मैच होना जरूरी है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो रिटर्न आपकी इनवैलिड मानी जाएगी। आप भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट लेकिन 6 साल का टाइम होता है GST के अंडर में, कभी भी नोटिस आ सकता है। और रिटर्न ना फाइल करने के या रिटर्न गलत फाइल करने के काफ़ी सारे प्रोविजंस है GST एक्ट में, तो बिल्कुल नया एक्ट है GST में। तो ये आउटवर्ड सप्लाई के लिए, मतलब सेल के लिए, और ये परचेज के लिए है। सेम वही रूल यहाँ पर भी लगेगा, गुड्स के केस में, सर्विस के केस में। 5 करोड़ वाली टर्नओवर की लिमिट है, उसको आपको फॉलो करना है सेम। तो यहाँ पर भी सेम HSN कोड सर्च करेंगे, देन उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद वैल्यू एंटर करेंगे। ये दोनों टेबल में चेंज था, उसके अलावा ऊपर यहाँ वाली टेबल में भी चेंज था, कुछ टेबल में यहाँ पर भी चेंज था, मैंने आपको बता दिया है। 6 में चेंज था और 8 में भी चेंज था, 7 में भी 2-3 नए फील्ड इन्होंने ऐड किए हैं। तो GSTR 9 बिल्कुल लेटेस्ट है, इसमें जो भी चेंज है उसके अकॉर्डिंग आपको फाइल करना है। वीडियो को मैंने पूरा ब्रीफ कर दिया है, उसके बाद कंप्यूटर लायबिलिटी पर क्लिक करना है। अगर सब कुछ जैसे यहाँ पर मैंने सब कुछ फीड कर दिया, अब तो कुछ नहीं, अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं रही। यहाँ पर क्लिक करना है। अब इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया है कि मैंने क्लिक किया कंप्यूटर लायबिलिटी पे, अब ये कह रहा है कि आपने जो है B2B सप्लाई की है ड्यूरिंग द ईयर में, और नोटिफिकेशन का नंबर भी दे दिया इन्होंने कि अब आपको 17 और 18 टेबल भरनी ही भरनी है। और इन्होंने यहाँ पर पूरा लिखा हुआ भी है, जैसे मैंने जो बताया आपको वही चीज़ यहाँ पर भी इन्होंने लिखी हुई है, इसके बिना आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस था। इस वीडियो को आप शेयर करें, भरने के बाद एक बार PDF में जरूर डाउनलोड करके देख लें, एक्सेल में भी चेक कर सकते हैं, कोई भी गलत एंट्री आपको सबमिट नहीं करनी है। इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा चैनल पर काफ़ी सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं, इसमें GST की बेसिक फाइलिंग, ITR की बेसिक फाइलिंग, कुछ कंप्लायंस रजिस्ट्रेशन पार्ट को मैंने अपलोड किया है। अगर आप 100% नॉलेज गेन करना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो आपको वीडियो देख के 100% बेनिफिट मिलने वाला है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो